ये उनकी सिक्योरिटी गार्ड थी। जब तक गुफा के द्वार पर आग जलती रहती थी, जंगल का कोई भी जानवर अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। और यही आग उनका सोशल मीडिया भी थी। शाम को शिकार के बाद पूरा कबीला इसी आग के चारों तरफ बैठता था। यहीं कहानियां सुनाई जाती थीं, यहीं दुख सुख बांटे जाते थे। इस आग की गर्मी ने इंसान को एक दूसरे से जोड़ दिया था। लेकिन भारत बहुत विशाल था। जैसे जैसे इंसान फैला, उसे अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विंध्य और हिमालय के पास रहने वालों को ठंड का सामना करना पड़ा, इसलिए वे गहरी गुफाओं में रहते थे और आग पर ज्यादा निर्भर थे। वहीं जो लोग साउथ इंडिया में कर्नाटक आंध्र की तरफ गए, वहां मौसम गर्म था। वहां उन्हें गहरी गुफाओं की जरूरत नहीं थी। वे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के नीचे या कभी कभी खुले में झोपड़ियां बनाकर रहते थे। वहां जीवन थोड़ा खुला था, लेकिन खतरा वहां भी कम नहीं था। उस दौर में कोई राजा नहीं था, कोई नौकर नहीं था, सब बराबर थे। अगर कोई बीमार पड़ता तो पूरा समूह उसकी देखभाल करता। अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता तो पूरा कबीला उसे गोद ले लेता। वे समझ चुके थे कि इस खतरनाक दुनिया में अकेला इंसान कमजोर है, लेकिन एक समूह अजेय है। यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके पास घर था, उनके पास आग थी, उनके पास एक दूसरे का साथ था। लेकिन एक चीज की कमी थी, पेट की भूख। भारत के जानवर तेज थे और उनके पुराने भारी हथियार अब काम के नहीं रहे थे। तो फिर सवाल है, उन्होंने खुद की अस्तित्व बचाए रखने के लिए भारी पत्थरों से आगे बढ़कर पहला तेज ब्लेड कैसे बनाया? और उनकी वह मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या था जो पल भर में जानवरों को खत्म कर देता था? आखिर कैसे? पत्थरों को तोड़ने वाले इंसान ने दुनिया का पहला ब्लेड बनाया। समय बदल रहा था, भारत के जंगल बदल रहे थे। अब वो विशाल और सुस्त जानवर जैसे स्टेगोडन इतिहास बन चुके थे, उनकी जगह ले ली थी। बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाले हिरणों, चालाक खरगोशों और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों ने। हमारे पूर्वजों के हाथ में जो भारी भरकम पत्थर के हथियार थे, वो इन नए जानवरों के सामने खिलौने बन चुके थे। जरा सोचिए, क्या एक भारी पत्थर से उड़ती चिड़िया को मारा जा सकता है? नामुमकिन। रोज शाम को जब शिकारी खाली हाथ थके हारे गुफा में लौटते तो वहां सन्नाटा छा जाता। कबीले का लीडर अपनी भूखी नस्ल को देखता होगा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर होता होगा, अगर हमने बदलने में देर की तो हमारा इतिहास यहीं खत्म हो जाएगा। इंसान को जिंदा रहने के लिए एक तकनीकी क्रांति, टेक रिवॉल्यूशन की जरूरत थी। और फिर संकट की उसी घड़ी में इंसान के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, हथियार का बड़ा होना जरूरी नहीं, उसका तेज और सटीक होना जरूरी है। उसने पत्थरों को तोड़ना बंद किया और उन्हें तराशना शुरू किया। उसने बनाए माइक्रोलिथ इंच भर के छोटे ब्लेड जैसे धारदार टुकड़े। पुरातत्व विज्ञान इसे सिर्फ पत्थर कहता है, लेकिन असल में यह उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने इन नन्हे जानलेवा पत्थरों को लकड़ियों और हड्डियों की नोक पर चिपकाया। अब उनके हाथ में भाला था, तीर और कमान था। अब वे झाड़ियों में छिपकर मीलों दूर से बिना आहट किए तेज रफ्तार हिरण का सीना चीर सकते थे। यह सिर्फ कहानी नहीं है। आज भी राजस्थान के बाघोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ की मिट्टी में दबे ये हजारों साल पुराने नन्हे हथियार गवाही देते हैं कि इंसान ने अपने बाहुबल से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल से अपनी भूख को हरा दिया था। क्या आप मान सकते हैं कि आज का सूखा महाराष्ट्र कभी शुतुरमुर्गों, ऑस्ट्रिचेस का घर था? जी हां, महाराष्ट्र के पाटनी गांव में हमें शुतुरमुर्ग के अंडा और पूरे परिवार का पेट भर गया। ये उनका सबसे बड़ा खजाना था। वे न सिर्फ इसे खाते थे, बल्कि इसके मजबूत छिलकों को पानी पीने के प्याले, बोल्स की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन जंगल में सिर्फ शिकार नहीं चल रहा था। गुफाओं के बाहर महिलाओं ने एक और मोर्चा संभाला हुआ था। जंगल हरियाली से भरा तो था, लेकिन हर पत्ती खाने लायक नहीं थी। हजारों सालों के तजुर्बे से उन्होंने सीखा कि कौन सा कंदमूल मीठा है और कौन सा जंगली चावल पकाया जा सकता है। यही वो सिलेक्शन था जो आगे चलकर खेती, एग्रीकल्चर की नींव बनने वाला था। वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि नेचर की सुपरमार्केट से क्या खरीदना है। उस दौर में पैसा नहीं था, बैंक नहीं थे, लेकिन एक इकॉनमी शुरू हो चुकी थी। यह इकॉनमी भरोसे पर चलती थी। नियम कड़ा था, क्योंकि कल शायद तुम खाली हाथ लौटो
तब कोई और तुम्हें अपना निवाला देगा। इसे आज हम शेयरिंग कहते हैं। यही वो आदत थी जिसने जानवरों की भीड़ को इंसानों का समाज बना दिया। लेकिन जंगल का सबसे कीमती और ताकतवर खजाना जमीन पर नहीं बल्कि हवा में झूलता था। सैकड़ों फीट ऊपर ऊंची और जानलेवा सीधी खड़ी चट्टानों पर था। शहद भीमबेटका की दीवारों पर मिले चित्र हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी थे। शहद पाना शेर का शिकार करने से भी ज्यादा खतरनाक था। जरा सोचिए, उस आदिमानव के पास आज की तरह कोई सेफ्टी गियर नहीं था। मधुमक्खियों को शांत करते और फिर बहुत सावधानी से छत्ते से शहद निकाल लेते। यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था। शहद उस दौर का सुपर एनर्जी फूड था, कुदरत का दिया हुआ सबसे शुद्ध ग्लूकोज। पेट की आग बुझ चुकी थी, लेकिन दिमाग में एक नई हलचल शुरू हो गई थी। आज भी मध्य प्रदेश की भीमबेटका की चट्टानों पर हजारों साल पुराने लाल रंग के निशान मौजूद हैं। आखिर क्या बनाया है उन्होंने इन दीवारों पर? कहीं शिकार करते हुए इंसान, तो कहीं नाचते हुए समूह और कहीं अजीबोगरीब जानवर। क्या यह सिर्फ सजावट थी या फिर इंसान के जादू और आत्मा से जुड़ने की पहली कोशिश? एक रात गुफा के अंदर गहरी खामोशी थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन आग के पास बैठा इंसान कुछ सोच रहा था। वह अपने हाथ को देख रहा था, फिर अपने साथी के चेहरे को और फिर उस अंधेरी खुरदरी दीवार को। उसके मन में शिकार और पेट से परे कुछ सवाल तैरने लगे। मैं कौन हूं? ये जंगल, ये जानवर, ये तारे मुझसे क्या कह रहे हैं? इन सवालों का जवाब उस वक्त की किसी भाषा में नहीं था। इसलिए उसने एक लाल रंग का पत्थर उठाया, उसे पीसा और गुफा की दीवार पर एक लकीर खींच दी। यही था इंसान का पहला अक्षर, यही थी कला की शुरुआत। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में आज भी वो चित्र मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, उन्होंने वो चित्र क्यों बनाए? वह कोई आर्ट गैलरी नहीं थी। वहां कोई दर्शक आने वार पर शिकार को कैद कर लेंगे तो अगले दिन जंगल में भी शिकार उनकी मुट्ठी में होगा। ये चित्रकारी उनकी उम्मीद थी, उनकी प्रार्थना थी। लेकिन बदलाव सिर्फ दीवारों पर नहीं, उनके शरीरों पर भी हो रहा था। इंसान ने पहली बार खुद को सजाना शुरू किया। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों को घिसकर उनमें छेद करके उन्होंने मनके बनाए और गले में पहन लिया। यह फैशन नहीं था, यह पहचान, आइडेंटिटी थी। यह दुनिया को बताने का तरीका था कि मैं हूं, मैं अलग हूं, मेरी एक कहानी है। जानवर सिर्फ जीते हैं, लेकिन इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता था। और फिर उन्होंने जीवन के सबसे कड़वे सच का सामना किया, मौत। जानवरों की दुनिया में जब कोई मरता है तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। गिद्ध उसे खा जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। जब उनका कोई साथी, कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा हमेशा के लिए सो गया तो उन्होंने उसे जंगल में नहीं फेंका। उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर राय और महदहा में मिली हजारों साल पुरानी कब्रें हमें एक भावुक कहानी सुनाती हैं। उन्होंने गड्ढा खोदा, अपने प्रियजन को बहुत प्यार से उसमें लिटाया और ध्यान दीजिए, उन्होंने उसे खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने उसके साथ उसका पसंदीदा भाला रखा, मांस रखा और गहने रखे। क्यों? क्योंकि इतिहास में पहली बार इंसान यह मान रहा था कि मौत अंत नहीं है। उन्हें लगा कि मरने के बाद भी एक सफर है, एक दूसरी दुनिया है जहां उसे भूख लगेगी, जहां उसे हथियारों की जरूरत होगी। यही आत्मा का पहला विचार था, यही धर्म की पहली नींव थी। गुफाओं में कहानियां गूंजने लगीं। बुजुर्ग आग के पास बैठकर बच्चों को बताने लगे कि कैसे उन्होंने शेर का सामना किया, कैसे उन्होंने नदियां पार की। ज्ञान अब एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जा रहा था। इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं था, वह एक चिंतक, थिंकर बन चुका था। वह सपने देखने लगा था। लेकिन ये घुमंतू जीवन, ये शिकार, ये गुफाएं अब पीछे छूटने वाली थीं। इंसान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। वह भोजन उगाने वाला था। गुफाओं से निकलकर खुले मैदानों में शहर बसने वाले थे। पत्थर की नालियां, विशाल स्नान गृह और हड़प्पा जैसी अद्भुत सभ्यता, जिसे देखकर आज का इंजीनियर भी सोच में पड़ जाए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सनौली और हस्तिनापुर की खुदाइयों से शाही रथ और हथियार मिले हैं, जो महाभारत में वर्णित पांडव
कौरव युद्ध से मेल खाता है, तो क्या महाभारत सिर्फ एक कथा है या सच में इतिहास में घटित हुआ था? भारत के इतिहास में